फिर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके चलो सब लोग हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स। एवरीबॉडी प्लीज पुट द हेडिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और हम तुमको थोड़ा बेसिक से समझाएंगे ताकि तुम्हारा क्लैरिटी थोड़ा अच्छा रहे। ठीक है ना। देखो पॉलिनोमियल को समझने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने पूछा कि ये क्या है तो तुम बोलोगे सर ये एक नंबर है और ये नंबर जो है इसको हम लोग जनरली कांस्टेंट बोलते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बहुत सही बात है। और मैंने बोला कि x क्या है, तुमने बोला सर कि ये एक लेटर है अल्फाबेट का, है ना, और इसको जनरली हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। हमने बोला बहुत अच्छा बात है कि नहीं। तो जनरली जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है, उस टर्म को कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म। और इसी अलजेब्रिक टर्म को अगर हम लोग मतलब बहुत सारे टर्म्स को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख दिया 2x + 3y + 5z, है ना। तो यहां पर माइनस मान लो -k भी लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरीके। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो मैंने तुमको शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया। क्या कि नंबर जो होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर तुम 2 उंगली दिखा के बोलो कि ये क्या है तो इंडिया में भी 2 है, भले पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो तब भी बोलेगा, वो भी बोलेगा 2 ही है। तो है ना, तो 2 नंबर कांस्टेंट है। x की वैल्यू तुमने देखा होगा हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है, दैट मींस x की वैल्यू वेरिएबल है। x ऐसा थोड़ी हुआ कि 50 क्वेश्चन की और 50 में x की वैल्यू सेम आया, नहीं, अलग अलग सिचुएशन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आता है। उसके बाद जब भी हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स अप कर देते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है, उस टर्म को बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म। उस सारे टर्म्स को अगर हम एक साथ लिखें और सेपरेट करके देखें प्लस माइनस से तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तुम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म देखोगे। ठीक है, अगर कभी अलजेब्रिक टर्म में वेरिएबल ही गायब हो जाए, जैसे 2 + 3, इसको क्या बोलोगे? मान लो 2 + 3 - 4, व्हाट इज इट? अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल अगर वगैरह गायब है, कहीं दिख नहीं रहा है वेरिएबल, तो इस तरह के खाली नंबर नंबर दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो तुमको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क नजर आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में वेरिएबल्स कहीं ना कहीं दिखेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कहीं कोई वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर हुआ लॉजिक? आज तक तुम लोग ये नहीं देख पाए थे 2 + 3 - 4 को क्या कहते हैं, राइट? अब पता चल गया ना, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है वो। चलो यस सर। अब पॉलिनोमियल जो है वो टर्म्स कंडीशन के साथ आता है ना, हर चीज में कोई ना कोई टर्म कंडीशन होता है। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर तुम पॉलिनोमियल की बात करो तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो वो टर्म्स कंडीशन यस क्या सर। हो सकता है? तो polynomial is an algebraic expression but with some terms condition, with some terms condition, terms and condition। ठीक है, अभी लिखना नहीं, ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद तुमको मिल ही जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम बोले कि सर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है और तो वो टर्म्स कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे 2x⁻² + 3 माइनस सॉरी एक सेकंड x⁻², है ना। मान लो ये क्वेश्चन दिया है, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि 2x² एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दो अलजेब्रिक टर्म को एक साथ लिख दिया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर है? लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है, बट दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज लिख लेना जो भी, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन but not polynomial, but not polynomial, ठीक है, ये polynomial नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर क्या है, तो वो टर्म्स कंडीशन जो बार बार आप बोल रहे हैं वो है क्या। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में तुमको हम दिखाते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली, पॉली मीन्स होता है मैनी, है ना, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का सर नाम आप है एक बार मैनी। ऊपर कर देंगे? क्या बोले सर आप थोड़ा ऊपर कर देंगे? हाँ, और ऊपर कर दे क्या, लो अब ठीक है। नो सर, वो पहली वाली स्लाइड। अब पहली वाली स्लाइड, ओके। और अच्छे से पढ़ो, इतना डिटेल में पोलिनोमियल तुमको कोई नहीं बताएगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ। मैं जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, हमारा 9th 10th एक ही साथ चल रहा होता है दिमाग में, साइकोलॉजी। अगर तुम मेरे से 9th अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुम्हारा 10th 70% खत्म हो चुका होगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ। तुम अभी मेरा 10th वाला बैच में जाकर के देखोगे, है ना, लगभग लगभग सब बच्चों ने, जो नए बच्चे हैं मैं उनका नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने तो कहीं इधर उधर, लेकिन मेरे क्लास में 9th का जितना ही बच्चा था, लगभग मान लो कि अभी टोटल उसमें 30 के आसपास है, तो 15 to 17 बच्चा पहले से 9th में था, हाँ 17 18 के आसपास। वो 17 18 का 9th बच्चा जो अभी 10th में गया है, उसका 10th का बुक खत्म हो चुका है पहले ही। तो हम लोग एक साल आगे चलते हैं बाकी बच्चों से, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। जो बच्चा अभी 8 में गया है वो 8 ऑलरेडी खत्म करके, वो भी एक बार नहीं 2 बार खत्म कर लिया। और संडे वनडे का जो क्लास होता है ना, कभी मिस मत किया करो। जब हम एडवांस मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, तुम्हारा एडवांस मैथ पे ये जो कंट्रोल है वो ज्यादा रहता है। चलो लिख लिए सब कुछ। तो पॉलिनोमियल मींस आया पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारा टर्म्स, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म हो ही, ये भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो चलो आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन, पढ़ो अच्छे से। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने पहले ही बोल दिया था, है ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ तो मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है वो टर्म्स कंडीशन जिसकी बात मैं कर रहा था। This is the terms and condition. क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन टर्म्स कंडीशन क्या था कि जो पावर है वेरिएबल पर याद रखना, नंबर पे नहीं, वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्लियर है लॉजिक? होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 2x टू द पावर 2 प्लस 3 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसका वेरिएबल पे पावर कितना है? यस सर। तो पावर अगर 2 है तो 2 तो होल नंबर है ना, होल नंबर है ना हमारा, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम, दिस इज द पॉलिनोमियल, बट अगर आप पूछते 2x टू द पावर -3 अब प्लस 4x, है ना, स्क्वायर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, है तो पावर 2 दिख रहा है सर, है ना, वो होल नंबर ही है, लेकिन उसको बगल में नहीं दिख रहा है -3, है ना। तो होता क्या है ना कि अगर बहुत सारा आलू, अच्छा अच्छा आलू है और उसमें एक सड़ा हुआ आलू डाल दो तो क्या होता है, सारे आलू खराब हो जाते हैं। हाँ बस वही हुआ, सारे आलू खराब, फुलफिल नहीं हुआ, एक भी है ना, एक भी टर्म्स में कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? चलो और एक बताओ हमको, 3x टू द पावर 1/2 प्लस 5x, इसका बताओ, इज इट अ पॉलिनोमियल? सर नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्लियर हो गया ना, पॉलिनोमियल मतलब पावर होल नंबर, है ना, क्लियर है? अच्छा
अभी आगे एक चीज बताएंगे, बताओ तो ये पॉलिनोमियल है? यस सर। अच्छा बताओ कैसे है? सर इस नहीं फाइव है पॉलिनोमियल सर, क्योंकि द इसमें पावर वेरिएबल 0 सर नहीं है। 5 ही होगा क्योंकि सर x है और सर वेरी 0 एक गुड, होल नंबर एक्स है। टू द पावर 0 हिडन है, हिडन है ना है कि नहीं? हिडन है इसका मतलब, और 0 मतलब होल नंबर, तो हो गया। तो 5 इज अ पॉलिनोमियल, 5 इज अ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का खास नाम है, पता है क्या? इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी बताएंगे, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, सारी स्लाइड ऐसे आएंगी, तुमको पता चलेगा, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोग पॉलिनोमियल का मतलब समझ लिए और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ लिए, यस और नो? चलो तो आगे चलते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है एग्जिस्टेंस? गोल्डन रूल यही कहता है कि पावर होल नंबर और नेगेटिव में फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए। ओके, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ द फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट डिस्क्वालीफाई एन एक्सप्रेशन इमीडिएटली। ओके, क्लियर है डाउट? दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ एग्जिस्टेंस। पॉलिनोमियल होने का यही एक रूल है। अगर तुम्हें बोला कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं, यही चेक करना है, बस खत्म कहानी, ठीक है? चलो, हाँ अब ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है ना? लिखने के लिए तो कुछ भी तरीका लिख सकते हैं, लेकिन एक जनरल रूल है जिससे हम लोग जनरल फॉर्म, होता क्या है कि हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। तुम इस ये पॉलिनोमियल है यस और नो? यस सर। यस पॉलिनोमियल सर। है। तुम थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? पावर को थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, पावर में क्या मैंने क्या किया हुआ है? सर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीज होते जा रहा है। हाँ, हमारा जो पावर है ना वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, और यही हमारा गोल्डन रूल है कि जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे ना तो बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसी को जनरल फॉर्म में एक कैसे लिखा गया? जनरल फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली वेरिएबल्स, और उस तरीके से लिखा गया कि वहां पे तुम कोई भी वैल्यू पुट करो सब जगह बराबर है। तो ए हमारा कोफिशिएंट है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। जनरली सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर, मान लो ए एन लिखा तुमने और एक्स टू द पावर एन लिख दिया, तो जल्दी से बताओ अगला वाला क्या आएगा? मान लो अगला कोफिशिएंट एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर अगला वाला कैसे आएगा? बोलो बोलो। पावर कम होता जाएगा, एन माइनस टू, n माइनस 2। हाँ पहले पावर कहाँ था? पहले पावर n था, अब अगला पावर डिक्रीज होते जा रहा है, देखो ना, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, देखा जाए तो भले दिखता नहीं है ना? तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि 3 के बाद 2 ही आएगा, लेकिन जब भी लिखेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर अगला क्या होगा? ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 3, और ये चलता रहेगा कहां तक? तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे n माइनस 2 कर लेना, मतलब n माइनस 3 कोफिशिएंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक, बोलो बोलो, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। सर जब तक पावर पॉजिटिव हो, होल नंबर हो। पावर तो पॉजिटिव ही है, एन नहीं, सब तो पावर नेगेटिव दिख रहा है क्या? सब पावर होल मतलब जब तक जब तक पावर पावर जीरो जीरो हो हो जाए। जाए। हाँ, तो अगर कहने का मतलब कि अगर ए टू द पावर, मान लो ये लास्ट में कोफिशिएंट 0 बचा, मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई भी कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट को लेके उतना टेंशन नहीं लेना है ना। ये जो ये सब है, ये सब क्या है? ये सब कोफिशिएंट है, इसको लेके उतना टेंशन नहीं लेना है, ये तो बस लिखने का तरीका है ना? अब ध्यान से सुनना, अब ए टू द पावर एक्स टू द पावर क्या होगा? n माइनस एन, ऐसा हो जाएगा ना? ऐसा चलते चलते हम n टाइम्स माइनस करते हैं, तो क्या फाइनली बचेगा? ए टू द पावर 0 एक्स टू द पावर 0, और इसको फाइनली क्या लिख सकता है? ए टू द पावर 0
मतलब जाते जाते लास्ट में खाली नंबर बच जाए तो हमारा काम खत्म। तुम अगर इस वाले एग्जाम्पल को भी अच्छे से देखोगे ना तो तुमको फील होगा कि पावर 0 आते ही खत्म हो गया, और जब पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो यहीं पे आकर के खत्म हो गया। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखा गया है, ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसमें an माइनस 1 ये सब क्या है, जस्ट अ कोफिशिएंट, और x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1 ये सब क्या है, जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, है ना, वेरिएबल पर। क्लियर हुआ? तो क्लियर क्लैरिटी बनना चाहिए कि जब भी हम लिखेंगे वो सीक्वेंस फॉलो करेगा हाईएस्ट पावर टू दी लोवेस्ट पावर, है ना। तुम्हें ज्यादा नहीं लिखना है, तुमको बस समझना है, थोड़ा बहुत अपना नोट्स बनाना है, लेकिन क्लास के बाद इमीडिएटली जब तुमको ये वाला पीपीटी मिलेगा तो बना लेना बैठ करके। ठीक है, ये मेरे बहुत मेहनत है, तुमको एक एक चीज समझ में आएगा कि हर स्लाइड के पीछे कुछ ना कुछ रीजन लिखा हुआ है। ये स्लाइड मैंने खुद बनाया है बैठ करके, ठीक है, और तुमको बहुत नजर आएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़े तो नजर आया होगा ना हर चीज में। तो मेरे लेक्चर्स का एक चीज ध्यान रखना, मैंने सारे स्लाइड्स खुद बनाए, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोला कि तुम बना दो, नहीं। तो तभी मेरा सारा थॉट प्रोसेस होता है कि अगले बार क्या बताना है, अगले बार क्या बताना है। क्लियर हो गया ना लॉजिक? तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर सॉरी ये पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, क्लियर हो गया? तो जनरल फॉर्म मतलब एक फॉर्मूला है बस, सिंपल सा, और कुछ नहीं। अब आते हैं, तो अब थोड़ा सा एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? बायोलॉजी वाले में ये वर्ड आता है, हैं? हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? तुम लोग सच में आजकल वो हो गया हो ना, सिंपल मतलब नहीं जानते हो। एनाटॉमी सर मतलब डीप में किसी ऑर्गन के बारे में स्टडी। सर स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग। अच्छा मुझे हंसी की बारी पता है, तुम लोग साइंस कब से पढ़ रहे हो, पता है तुमको साइंस कब से पढ़ रहे हो? हमको लगता है फर्स्ट सेकंड क्लास से साइंस आना शुरू हो जाता होगा ना, फर्स्ट क्लास में ही साइंस पढ़ा देता होगा टीचर लोग, और आज तुम क्लास 9th में हो और एक छोटा सा मतलब नहीं समझ पाए, जबकि कितनी बार लैब वगैरह वगैरह सब जगह जा पाया। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब कल जब तुम्हारा साइंस क्लास होगा तो मैम से पूछ लेना, ठीक है, मैम तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी एनाटॉमी का मतलब, मैं नहीं बताने के मूड में हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए था और मुझे थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि तुमको ये आना चाहिए। चलो, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर टर्म्स लिखे गए हैं तो वो सेपरेट कैसे होते हैं, प्लस माइनस बताता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। इसको भी गिनोगे, यानी कि वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो टर्म नहीं गिनेंगे, गिन लेना, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे 2x + 3, यहाँ कितने टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यानी कि बोला सर एक वेरिएबल नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, नहीं, यू हैव टू काउंट इट, ओके। तो अब ये लाइन इंपॉर्टेंट समझो, पॉलिनोमियल, जब हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे तो क्या बताया हमको कि पॉलिनोमियल का मतलब, पॉली मतलब मैनी, और नोमियल मतलब क्या बोला, टर्म्स, है ना, मतलब मैनी टर्म्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लाइन लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल कैन हैव 1 और मोर टर्म्स, यानी ये बात मत समझना कि पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स ही होंगे, एक टर्म भी हो सकता है। अगर कहीं लिखा हो 2x तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, है ना। देखो इंग्लिश पढ़ते हो तो सेंटेंस एक वर्ड का भी तो होता है कि नहीं? जैसे मैंने तुम्हें किसी ने डू यू वांट कॉफी, है ना, तो तुम क्या बोलते हो, नो, और फुल स्टॉप, तो हो गया। थोड़ी बोलना पड़ता नो आई डोंट वांट कॉफी या यस आई वांट कॉफी, नहीं, ये भी तो सेंटेंस हो गया ना। दैट मींस इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है इट कैन कंटेन वन वर्ड एज वेल, बस कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए। तो डू यू वांट कॉफी, डू यू वांट कॉफी, ये सेंटेंस है, तो क्या ये सेंटेंस है या नहीं है, ये बताओ, नो और यस सेंटेंस है भाई, है? क्योंकि नो बोलने से भी कंप्लीट सेंस आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस।
तो ग्रुप ऑफ वर्ड में आप क्या ना कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश के टीचर ने रटवा दिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे ही एगो वर्ड देखते हैं, नहीं नहीं ये तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। यही हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी चीजों को खाली डेफिनेशन से, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, वो सब गलत है। थोड़ा सा समझने के लिए हम लोगों को हमेशा दोनों काउंटर बताना चाहिए। मैंने तुमको हर चीज बताया कि पॉलिनोमियल में नाम पे मत जाना, है ना, एक टर्म भी हो सकता है, ठीक है, ये बात भी लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना। चलो, अब पॉलिनोमियल में कुछ कुछ वर्ड आएंगे तो वो तब लिखते जाओ। पहले सब लोग हेडिंग डालो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म। मतलब क्या हुआ, जैसे 3x² + 5x + 3, है ना। मान लो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर क्या होगा 3। अगर किसी ने मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर क्या होगा 5, है ना। जहां कोई कुछ बोल रहा है पूछो। ओके, लेकिन मैंने अभी बताया तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब तुम भी दे दो। 3x² - 5x + 3, what is the coefficient of x here? बताना कोफिशिएंट ऑफ x। सर 0। माइनस जीरो, यहाँ पे जीरो -5 हम बस अरे हम वो क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि तुमको पता चले कि जब कोफिशिएंट लिखते हैं तो साइन को इग्नोर नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। मतलब जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो साइन के साथ लिख देना, है ना। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में समझा, क्योंकि होता क्या है ना, देखो अब तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, हमको तो पता चल जाता है कौन गलत क्या करना है। तो हम पहले क्या है ना, थोड़ा सा ये बताए और फिर जब क्वेश्चन देते थे तुरंत बता क्या सर 5 है ना, आपने बोला नहीं, वो ना साइन में इनको भूल जाता था। इसीलिए मुझे मैं अब दोनों एग्जांपल देने लगा हूं ताकि दिमाग में रहे कि क्या लॉजिक है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हेडिंग डालो डिग्री ऑफ द टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिग्री ऑफ द टर्म के बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझेंगे, ध्यान से पहले समझो डिग्री ऑफ टर्म। क्लियर है? चलो सब लोग हेडिंग डाल दियो डिग्री ऑफ द टर्म। यस सर, डाल दिया। हाँ, एक्चुअली इस पर कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए मैं तुमको इस पर डिटेल में बता रहा हूँ। तुम देखना स्कूल में पढ़ाते टाइम कभी डिग्री ऑफ द टर्म पे बात करता ही नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, कब आजकल तो तुमको पता ही है दुनिया थोड़ा बदल रहा है, तो सीबीएसई वाला भी बदल गया है ना। इस बार 10th क्लास में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, बच्चा है ना सेंटर के बाहर रोने लग गया था। हम बोले हाँ रोते रहो, है ना। एग्जाम जिस दिन हुआ ना सब बच्चा रो रहा था, उस दिन हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिए थे कि मेरा सारा बच्चा लाएगा, और सब के सब लाया, 100, 98, 95 सब 70% तो लाया। हम पहले बोल दिए थे, क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज को इतना बारीकी से देखते हैं ना, तो क्वेश्चन को कितना भी चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग लगा ही देगा। अब डिग्री ऑफ द टर्म ना बुक में जल्दी मिलता है और ना स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ द टर्म का मतलब हुआ कि जब भी कभी पावर्स होंगे उनको ऐड करके बताना। जैसे अगर कोई बोला 2x², तो यहां पर x का पावर कितना दिख रहा है 2, तो इसका हमारा डिग्री हो गया 2। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। अभी समझाते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी थी 2, सॉरी वेरिएबल कितना था, मैक्सिमम यही गया है, ओके। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देता है हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है जब 2-3 वेरिएबल आ जाता है। मान लो ये आ गया, अब इसका डिग्री कितना होगा 5। तुम लोग तो समझ गए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग रट लिए,
हाईएस्ट पावर जैसे ही बोला, बुक में लिखा हुआ है, सब जगह देखा हाईएस्ट पावर, तुरंत इसका डिग्री बता दिया 3, क्योंकि उसको हाईएस्ट पावर रटा हुआ है ना बंदा, तो रटा हुआ है तो रट के ऐसे ही होता है, y की वैल्यू 3, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री। नहीं बेटा, हाईएस्ट पावर जो होता है वो हम लोगों का टर्म्स का होता है ना, किसी एक वेरिएबल का नहीं होता है। अब एक ही वेरिएबल है तो उसमें क्या ही लॉजिक है, वहां यहाँ पे एक वेरिएबल था तो कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल हो तो फिर तुमको क्या करना है, वो सारे पावर को ऐड करना है। नाउ यू विल ऐड 2 और 3, कितना हो गया 5। क्लियर है? अब अगला देखो, 3x टू द पावर 3, y टू द पावर 5 और k टू द पावर 8, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? 16. 16. कितना हो गया? 16 है ना। क्लियर हो गया लॉजिक? सिर्फ हाईएस्ट पावर बोलना गलत था, है ना। अब होता क्या है कि ये सब तुम्हारे सिलेबस में जनरली कहीं तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछ दे तो क्या दिक्कत है, पता तो रहे, क्योंकि भाई अगर कोई पढ़ा है कॉन्सेप्ट डिग्री उसको तो ये तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हेडिंग डालो। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। अब क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। पहले तो ये होना चाहिए पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है तब डिग्री निकलेगा, है कि नहीं। कोई डॉक्टर होगा तभी तो एमबीबीएस की डिग्री दिखाएगा, है ना। अब 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब तुम देखो हर टर्म का डिग्री निकाल भी लें, इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1 और इसका डिग्री 0 है ना। तो अब हाईएस्ट कितना है, व्हाट इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट 3. ये डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा 3, है कि नहीं। क्लियर है? हाँ, तो सारे टर्म्स का डिग्री, अब इतना तुमको करना नहीं है, वहां किसी को दिखाना थोड़ी है, तो मैंने तुमको पढ़ाया बता दिया, तुमको किसी को थोड़ी दिखाना है, तुमको तो सीधा देखना, अच्छा हाईएस्ट टर्म का डिग्री निकाले, जो भी हाईएस्ट डिग्री आया वही हमारा हाईएस्ट। तो टर्म वाइज अपना दिमाग लगा दी, है ना। अगर मल्टीपल भी रहे, तो मान लो ऐसा रहा 2x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? सर 3। हाँ 3, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलो अब वापस लौटते हैं। तो ये हमारा था डिग्री ऑफ द टर्म, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक वर्ड है कांस्टेंट टर्म, लास्ट ये हेडिंग डाल लो, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मतलब अ टर्म विदाउट वेरिएबल, इसमें वेरिएबल ना दिख रहा हो, है ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में बताएंगे, बस इतना समझ लो कि अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें 6 को क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। हाँ कांस्टेंट टर्म। अभी थोड़ी देर में तुमको हम बताएंगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। अभी दिमाग लगे तो लगे, नहीं तो कोई बात। इसको बोलते हैं लीनियर टर्म। सर लीनियर, हाँ क्योंकि इसकी पावर 1 है ना इसलिए, और उसके पावर 0 है x वेरिएबल पर। जनरली कांस्टेंट टर्म पे अगर कोई पूछे व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इट इज 0, है ना। अगर x है उसका पावर 0 ही तो होता होगा साइड में, तभी तो 1 बन गया होगा। चलो, तो ये सारी कहानी मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया। तो अब क्लास 9th में ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं।
तो मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें सब वेरिएबल के क्या दिख रहा है, x ना। तो मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखूंगा p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ इन x, मतलब जनरली बोला जाता है कि ये x के टर्म्स में हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का बस एक तरीका है। तो कभी मैं लिख दूं p ऑफ x तो समझ जाना, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि p ऑफ t लिख दिया, इसका मतलब s को ऐसे लिख सकता हूं मैं, मतलब ऐसे पहले से लिखा हुआ रहेगा, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, राइट इट लाइक दैट। तो जस्ट राइटिंग अ वे, हालांकि ये तरीका बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल सब पढ़ने वाले हैं, तो हमको ऐसे लिखने आना चाहिए। तो ये लिखने का बस एक तरीका है, दैट्स ऑल। और ये तो हम तुमको अभी अभी बताया क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है ना। बाकी चीजें तुमको ये सब कहानी पता ही है, मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अब जल्दी से हेडिंग डालो, पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो पहला अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टाइप्स लिखा हुआ है ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स, है ना। कहीं पे एक टर्म हो सकता है, किसी पे 2 टर्म हो सकता है, कहीं पे 3 टर्म्स हो सकता है, कहीं पे 4 टर्म्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, है ना। मान लो कि एक टर्म है, इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में देखोगे मान लो तो 3 टर्म दिख रहा होगा, है ना। और इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो 4 टर्म दिख रहा होगा। तो सबका अपना अपना नाम है। अगर एक ही टर्म दिखे तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल। याद है तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा मोनोपोली, मोनोपोली पढ़े हो, सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा तुमने। यस सर। क्या होता है मोनोपोली? हाँ सर कोई एक मार्केट में सबसे ज्यादा दबदबा हो, हाँ, एक ही चीज हो। देखो अगर बिजनेस सेंस में पढ़ोगे ना तो क्या होता है, सिंगल सेलर होते हैं और मल्टीपल बायर होते हैं, है ना। तो सिंगल सेलर हो, मल्टीपल बायर हो। अब तुमको चाहिए अमरूद, अब पूरा शहर में एक ही आदमी अमरूद बेच रहा है, तो तुमको क्या लगता है उसकी मोनोपोली है, भर भर करके वो तुमको महंगा रेट में बेच सकता है, दैट इज सिंगल, है ना। ये इकोनॉमिक्स तरीके से बताया, बाकी तुम्हारे बुक में कैसे लिखा हुआ है मैं देख लेना, ठीक है ना। मोनोपोली मतलब एक छत्र राज्य, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक भूल गए, एक छत्र ऐसे लिखते हैं, छत्र राज, है ना। एक आदमी का पूरा राज है उस मोनो, है कि नहीं, मनमानी। ऐसे कोई बिजनेस याद है जिसका मोनोपोली चलता हो इंडिया में? सर इंडियन रेलवेज। सर इंडिगो। वेरी गुड, इंडियन रेलवे इज सर इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो फ्लाइट का मोनोपोली है। नो सर। यस सर, सही में मोनोपोली। हाँ मतलब है बिल्कुल, 70% के आसपास उसका है ना, 70-80%। यस सर। हाँ शेयर ज्यादा है, बिल्कुल। देखो यही होता है ना, कभी देखो आखिर में कभी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में और डिक्टेटर में फर्क क्या है। अगर डेमोक्रेसी होती है और एक डिक्टेटरशिप होता है, डेमोक्रेसी है ना, और एक डिक्टेटरशिप होता है, दोनों में फर्क क्या है? डिक्टेटर, सर डेमोक्रेसी में पीपल अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और डिक्टेटर में किंग्स या जो भी होते हैं वो अपने। अगर पावर सेंस की बात करो ना, डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। मेरा ना पॉलिटी बहुत अच्छा है, कभी बैठूंगा ना तो तुम लोगों को जो पॉलिटी वाला हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, जो पॉलिटी वाला, हिस्ट्री मेरा उतना अच्छा नहीं है, पॉलिटी वाला तुमको ऐसा बताएंगे ना, तुमको एक बार में याद हो जाएगा पॉलिटी। मेरा पॉलिटी बहुत, मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के अगर चलते रहोगे कि कैसे हमारा कंट्री बना, कैसे सिटीजनशिप डेवलप होता है, कैसे क्या क्या, सब तुमको हम बता देंगे कभी टाइम मिलेगा तो, है ना। तो डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, मतलब
पावर बटा हुआ है, सबके पास कुछ ना कुछ पावर दिया गया है कि नहीं। और यहां पर क्या होता है ना, यहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब कि एक आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिया गया है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर जो बोलेगा वही होगा, है ना। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, किंग वगैरह वगैरह, वो लोग का क्या चलता था, डिक्टेटरशिप। आजकल जैसे नॉर्थ कोरिया में बोलता है पूरा डिक्टेटरशिप है कि नहीं। वहां इलेक्शन होता है तो 99 पॉइंट, है ना, लगभग 99.93% वोटिंग होता है ना। और जो जीतता है उसको परसेंटेज ही लगभग 98-99% आता है। यानी कि सब लोगों को एक ही आदमी को वोट करना है, अदरवाइज क्या होगा। नॉर्थ कोरिया की स्टोरी तो तुम लोग जानते ही होंगे, क्लियर है ना। तो डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर्स है ना। प्रेसिडेंट के पास अपना पावर है, पीएम के पास अपना पावर है। ऐसा नहीं कि पीएम बन गया है तो इंडिया में तो जो मर्जी वो कर ले, ऐसा है क्या? ऐसा लगता है तुमको? हर कोई बोल पा रहा है ना, मीडिया वाला कुछ बोल पा रहा है, तुम लोगों को भी आवाज दी गई है ना, सब लोग, डिवीजन ऑफ पावर सबको। तो देखा जाए तो नीचे ग्राम पंचायत से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक सब लोगों को कुछ ना कुछ पावर बांट दिए गए है कि नहीं। अब एक आदमी को पावर दे देते पता चलता कुछ ना कुछ हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब एक आदमी के हाथ में सारा पावर देना, वो सबसे खराब चीज होता है। उसके वजह से क्या होता है कि गलती से अगर कोई मोदी आदमी आ गया, है कि नहीं भाई, मोदी आदमी आ गया, कोई ऐसा आदमी किंग बन गया, तो फिर लेने के देने पड़ गए, है ना। इसको भाई ये छींक बहुत रहा है, इसको सर्दी हो गया, मार दो। नॉर्थ कोरिया में एक आदमी को कोरोना हो गया था, बोलता मार दो, इसका इलाज करने की जरूरत नहीं, इससे सब कुछ फैलेगा। लॉजिक समझ रहे हैं, वही बात। तो मोनोपोली मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप बन जाता है मार्केट में। चलो नेक्स्ट। तो अगर एक टर्म होगा तो क्या बोलने वाले थे, मोनोमियल, है ना। मोनोमियल, मियल मतलब टर्म। अगर दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म होगा तो क्वाड्रिनोमियल। अब गलती से मुझसे मत पूछ लेना कि 5 टर्म होगा तो, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं। उस समय हम लोग बोलते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स, उस तरह से कुछ बोला जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना 3-4 चीजें हैं तो बता दिए, ठीक है। चलो एक बार लौटते हैं इस पर। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द टर्म्स यू विल हैव मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रिनोमियल, मतलब 4 तक बता दिए। क्वाड मतलब 4 होता है। तो a polynomial that has more than 3 terms is called polynomial, और multinomial मतलब भी वही है। There is no special noun like, तो 3 से ज्यादा का कोई खास नाम नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, that's all। इतना याद रखना। हाँ, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है। इवन क्वाड्रिनोमियल भी लिखना है तो वो भी लिख लो। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म याद रखना। जब भी मोनोमियल होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड बात आनी चाहिए दिमाग में, है ना। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म। याद रहेगा ना। चलो, तो यानी कि ये सब क्या है, टर्म से रिलेटेड पॉलिनोमियल है। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से सब लोग डालो पॉलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुमको ये सब दिख रहा होगा, लेकिन हम तुमको सब समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है, समझाएंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं तुम लोगों को अभी एक चेतावनी दे देता हूं, है ना, कि इस चैप्टर में 2 चीजें आएगी। एक जीरो पॉलिनोमियल और एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है, ऑफ का। ठीक है, तुम लोग ध्यान से देख लो इन दोनों वर्ड को। एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितना जमीन और आसमान में फर्क है,
उतना ही जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के मीनिंग में फर्क है। समझ गया ना? दे आर नॉट सेम, याद रखना, लिख लो कहीं पे साइड में, नॉट सेम लिख लो, कहीं साइड में लिख लो, क्योंकि बच्चा जब पूरा चैप्टर खत्म होता पता नहीं जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जब क्वेश्चन आता है तो घूमने लग जाता है। पहले बात समझ लो, जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दोनों सेम चीज नहीं है, पहली बात, और दोनों में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर है, बस इतना समझ लो दोनों के मतलब में। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़े। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो हेडिंग डालो सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल, है ना? आज हम लोग कम से कम ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि तुम्हारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा और वो टर्म भी क्या होगा? जीरो। क्लियर है? मतलब तुम्हारे पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा और उस टर्म का नाम क्या है? जीरो। क्लियर है? तो ऐसा हुआ कैसे, ध्यान से सुनना। देयर आर नो नॉन जीरो टर्म्स, मतलब सारे टर्म्स जीरो हैं, और ये सब हुआ कैसे होगा? लॉजिकली सोचना। मान लो एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो एक पॉलिनोमियल है ना? x तो वेरिएबल है और a b c क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं a b c को जीरो कर दूं, a को जीरो कर दूं, अगर b भी जीरो हो जाए, है ना, और c भी जीरो हो जाए, सब जीरो हो जाए, तो बचेगा क्या इस पॉलिनोमियल में? बताओ, कोई कुछ बोल नहीं है, जीरो, है ना? इसका मतलब पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सारे कोएफिशिएंट क्या हो रहे होंगे? बताओ बताओ, जीरो हो रहे हो, जीरो हो रहे हैं। इसीलिए उस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म बचा होगा और वो टर्म क्या होगा? जीरो। क्लियर? सिंपल। अब ध्यान से सुनना, मैं तुमको आगे इसका बहुत अच्छा मतलब बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ बताने लायक है नहीं इसमें मेरे पास। क्यों? क्योंकि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे ना, तब मैं तुमको इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो और एक और हेडिंग होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वहां पर जब हम आएंगे तो इस जीरो पॉलिनोमियल को वापस से डिस्कस करेंगे। अभी बस समझ लो, पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा और वो है जीरो। और ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सारे के सारे कोएफिशिएंट है वो क्या हो गए होंगे? जीरो। क्लियर हुआ मेरा इतना? बस ये दो तीन मतलब समझ लो, है ना? एक ही टर्म होगा जीरो, और जीरो इसलिए बचा क्योंकि सारे कोएफिशिएंट हो गए होंगे जीरो, जिसकी वजह से कोई टर्म बचा नहीं, है ना? दैट मींस देयर इज नो नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो टर्म मतलब जीरो के अलावा कोई टर्म वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो? समझ में आया? यस हाँ, बोलते रहो, ऐसा ना सर अरे हवा होगा नहीं है, प्रवचन देने थोड़ी बैठे। चलो कुछ कोई जाए पॉलिनोमियल। अब अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो है तो उसका डिग्री क्या होगा? देखो पढ़ना का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो आंसर सिंपल है ना। अभी लीजिए पॉलिनोमियल, कौन सा ऑप्शन होगा? कोएफिशिएंट्स आर जीरो। सर सी। वेरी गुड, कुछ ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरो। हाँ हाँ, सब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है? Zero polynomial is Zero? so C option Which zero. one is जो zero? है Which of the following is a zero polynomial? इसमें देखो कौन जीरो के बराबर है? Zero के बराबर है.
Sir, option All C. of all of these. all of these. So option D, all of these. हाँ, ऑल ऑफ दी। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 4 पर लौटेंगे कब? जब मैं तुमको वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा दूंगा तब। एक्चुअली में ये बताने के बाद इस सवाल का जवाब, क्योंकि तुमको अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाया ही नहीं है ना, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ये भी मतलब नहीं है तुमको पता है। ये जीरोज है, इसका क्या मतलब पूछ रहा है पता है? इसमें ये नहीं पूछ रहा कितना जीरो है, तुमको जान के सर अगर वैल्यू का जीरो का मतलब पता है क्या है? एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा। हाँ, नहीं, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी समझ, मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअली क्या है ना। अच्छा मैं बताऊं, चलो मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और लिखा हुआ है 3x + 5। ध्यान से सुन, अगर मैं बेटा बोलूं कि ऐसे लिख दिया, मान लो, इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह 2 रखो और इसका वैल्यू बताओ। जहां जहां x दिखे वहां 2 रखो। कितना होगा? 3 × 2 + 5 कितना हुआ? 11। हाँ, अगर कोई तुमको बोलेगा p ऑफ 5 निकालिए, कितना होगा? x की जगह पर 20 जगह रख रहे हैं, ध्यान। कितना? 20 है ना। एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल का। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2 इज 11 एंड x = 5 इज 20। ये मतलब है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और अभी बताना जरूरी नहीं। अब सवाल होता है फिर जीरोज का मतलब क्या हो गया? तो एक और लॉजिक है, मैं अगर तुमसे ये पूछूं x की कौन सी वैल्यू रख दूं कि ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। x की कौन सी वैल्यू रखते हैं कि वो 0 हो जाए पूरा? तो बहुत सारे लोगों ने सर हमको नहीं पता, कैलकुलेशन के लिए मैं तुमको थोड़ा आसान बता दूं। एक पल के लिए हमको ये पूरा का पूरा 0 चाहिए, तो 0 = 3x + 5। x की वैल्यू निकालो तो x = -5/3। -5/3। हाँ, अब एक बार इस पॉलिनोमियल में -5/3 रख करके देखो तो। कितना आएगा? 0। 0। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसको कहते हैं, वो x की वैल्यू को कहते हैं जिसको रखने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0, है कि नहीं? यस और नो? अरे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, है ना। तो पूछ दिए थे इसलिए बता दिया, इतना बता दिए तो मैं बता दूं। अब हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल पता है, वी नो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इज दिस। अब अगर x की वैल्यू 2 रख दूं, 5 रख दूं, 7 रख दूं, कुछ भी रख दूं, हमेशा आंसर क्या होगा? 0। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे इसका? ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी, है कि नहीं? अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना अभी ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी छोड़ दो, ठीक है? मत दिमाग लगाओ, क्योंकि मजा आएगा जब हम इसको और अच्छा से डिटेल में समझेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 5 करो। डिग्री बता दो, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो। अच्छा एक बात मैं तुमसे जानना चाह रहा था, x टू द पावर जी, सॉरी x टू द पावर बोला, 0 टू द पावर 0 क्या होता है? 0 sir 1 सर 1 1। 0 टू द पावर 0 इज 1। वेरी गुड। देखे? चलो देखो,
बहुत सारे लोगों ने बचपन में एक्सपोनेंट भी रट लिया है ना, कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 2 का पावर 0 इज 1, 3 का पावर 0 इज 1, है ना, 9 3 4 7 का पावर 0 इज ऑल्सो अ 1। इस हिसाब से सबने रट लिया ये, यस और नो, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। टीचर को ये बात बतानी चाहिए थी। बताओ, तुमने टीचर से कहीं पूछा? नहीं पूछा, तुमने रट लिया, ये सारी चीजें रट ली ना अब तक बचपन से, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आया कि सर अगर पावर बेस ही 0 हो जाए तो। यही होता है आधा अधूरा। हमेशा एक चीज याद रखा करो, ये सब सही है, लेकिन ओनली व्हेन बेस इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन बेस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब तक बेस 0 नहीं है तब तक ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही बेस 0 हो गया ये काम नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होता है नॉट डिफाइंड, है ना। ओके, जब क्लास 11th में जाओगे तो इनडिटर्मिनेट करके भी एक वर्ड आएगा, वो भी पढ़ोगे, लेकिन अभी क्लास 11th में हो नहीं, 9th में हो, इसलिए अभी के लिए याद रख लो 0 टू द पावर इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। क्लियर हो गया? और ये भी याद रख लेना कि हमेशा पावर 0 होने पर 1 नहीं होता है, एक टर्म्स कंडीशन भी होता है, और वो टर्म्स कंडीशन क्या है कि बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 0 हो गया तो ये काम नहीं करेगा। नाउ आई हैव, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। तो डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? वहां पे तो x है ही नहीं ना। Sir, not defined. Sir, not defined. वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ रहा है ना मैथ? डिटेल में एकदम कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लिया करो। Sir, समझ आ रहा हूँ। हाँ जिनिया, तुमको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, मैथ थोड़ा सा अलग और हम लोग डीप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल थोड़ा सा हो सकता है किसी के बच्चे के दिमाग के सर के ऊपर से जाए, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम कब आएगा? जब तुम पूछोगे नहीं, पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो हेडिंग जल्दी से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यही चैप्टर जब तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होगा तो देखना, अभी तक हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं, वो आते ही तुमको पॉलिनोमियल और फिर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाने लग जाएंगे। देखना इतना देर में उनका आधा लेक्चर खत्म भी हो जाएगा, एक लेक्चर, ठीक है। तो वो लॉजिक है, लेकिन हमारा भी अभी हम बेसे बना रहे हैं। आज तो हम लोग खाली बेसे बनाने में लग जाएंगे, कल से असली पढ़ाई शुरू होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें कोई ना कोई नंबर होगा, है ना। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर। 0 पॉलिनोमियल में 0 था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा? कोई ना कोई नंबर होगा। मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, और वो टर्म क्या है? 5, सिर्फ नंबर बचा है, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है और वो टर्म भी नंबर ही है, ठीक है। तो जहां पे डेफिनेशन लिखा है पढ़ो इसको। A constant polynomial is a polynomial whose value remains the same for every value of the value। अगर ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है अभी रहने दो इसको, ये सब तुमको अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ये पढ़ो। In other words, it contains only a constant term। तुम देख रहे हो मैंने डेफिनेशन को दो तरीके से लिखा है, पता है क्यों? कोई बताएगा कि मेरा क्या सोच था कि तुमको पहला डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ऐसा क्या था? कोई बताएगा? कोई भी दिमाग लगा के बताओ कि मैंने पहला डेफिनेशन डाला और फिर मुझे लगा नहीं ये डेफिनेशन तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर मैंने दूसरा डाला, ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा ये स्लाइड क्लास 10th वालों की है, तो क्लास 10th वाला पहले से ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये सब पढ़ के आता है, तो उनको पहली बार में ही ये समझ में आ जाता है। लेकिन अब मुझे यही स्लाइड 9th वाले के लिए भी यूज करना था क्योंकि दोनों का टॉपिक सेम था, बाकी जो अलग है वो तुमको नहीं बताएंगे, है ना। तो क्या हुआ, बेसिक तो मैंने एक और डेफिनेशन डाल दिया, ये तुम्हारे लिए है। और इस डेफिनेशन को समझने के लिए आधा लेक्चर और वेट करना पड़ेगा। जब हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये सब पढ़ेंगे तो हमको पहली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। समझे? ये लॉजिक है।
तो तुम सोच सकते हो हर स्लाइड के पीछे मेरा एक सोच पर्पस है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो टर्म भी क्या हो, एक नंबर, खेल खत्म। तो हम 5 को क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द 5? 5 इज अ पॉलिनोमियल, बट व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया लॉजिक? समझ में आया? Yes, sir. है ना? हाँ। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं p ऑफ x लिखूं 3x प्लस 2 और मैं पूछूं कि p ऑफ 3 की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। सर 11। हाँ, 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 11। कितना इजी था। लेकिन मैं अगर दूसरा क्वेश्चन दूं, p ऑफ x इक्वल टू 5, अब जल्दी से बोला p2 की वैल्यू बताओ। दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा सर है? नॉट क्योंकि डिफाइंड। x नहीं नॉट डिफाइन नहीं। देखो तो अब तुमको प्रॉब्लम आ कहां है? सर 5 होगा। हाँ, यहाँ पे x था तो तुमने x की वैल्यू रख दी, लेकिन यहाँ पे कहीं x दिख ही नहीं रहा है ना इस पॉलिनोमियल सर में। यहाँ पे x टू द पावर 0 है। क्या? वहाँ पे x टू द पावर 0 है। अरे वो छोड़ो ना, x नहीं, x दिख रहा है नहीं ना, वो तो बात समझ में आया। x का पावर 0 मतलब देखो बेटा, हम x की वैल्यू रखेंगे तभी ना जब मुझे x दिखेगा। x तो है ही नहीं ना, तो इस अब जब x है ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर भी 5 होगा। अगर मैं बोलूं p ऑफ 9 निकालो तो कितना होगा? x है ही नहीं तो रखूंगा क्या? 5। p ऑफ 5। 1000 निकालो, आंसर क्या होगा? 5। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है, पढ़ो इस लाइन। इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्लियर हुआ? तो जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा वैल्यू जीरो रहती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब मैं एक छोटा सा बेसिक सवाल पूछ दूं जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन है ना। इज जीरो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अच्छे से सोच के जवाब देना, उल्टा पुल्टा जवाब मत देना। अरे इतना पढ़ा दिया ना। इज जीरो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस निर्देश बताओ। सर इसका आंसर कांस्टेंट होगा। अरे मैंने क्वेश्चन पूछा, इज जीरो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यही क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, ये क्वेश्चन है। यस और नो में जवाब दो, मतलब तुम्हारे हिसाब से कांस्टेंट होगा, राइट? यस। हाँ, ओके, वेरी यस गुड। सर। और कोई जवाब देना चाहता हो, अपना दिमाग लगाना चाहता हो, लगा लो। हमने बोला कि कांस्टेंट टर्म होगा, तो कांस्टेंट मतलब तुम 5 को नंबर मानते हो, जीरो का नंबर नहीं मानते हो? जीरो भी तो एक नंबर है ना, क्या? जीरो भी नंबर है, -2 भी एक नंबर है। मतलब जीरो को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है इसमें, ठीक है ना। ये इकलौता एक्सेप्शन है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इसीलिए एक आगे जाकर के कल हम तुमको शुरुआत करेंगे तो बोलेंगे ऑल जीरो पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल, है ना। ये कल हम तुमको अच्छे से यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो जब हम लोग कल मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे क्विज से, और क्विज हम लोगों का, ठीक है। तो आज बस तुम रिवाइज करके आना, जितना भी पढ़ाया प्लीज नोट्स बना लेना आज के आज, यही तुम्हारा बेस्ट नोट्स होगा। इतना डिटेल नोट्स तुम कभी नहीं बना पाओगे, ना स्कूल में ना सर कहीं। टेक कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ में बस 5 मिनट के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो, और कोई डाउट Bye, sir. पूछ लो। बाय बाय, गुड नाइट फिर।